हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टॉक्स लो को पढ़ रहे थे। हमने स्टॉक्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस देखे थे, ठीक है। अब इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई अपना जो फ्लो होता है वो कितने टाइप का होता है, और जब अपना फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं फ्लो की बात करूँ, फ्लो ऑफ फ्लूइड की बात करूँ, फ्लो जो होता है फ्लूइड का वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और सेकेंड टाइप का फ्लो होता है टर्ब्यूलेंट फ्लो, ठीक है। कभी कभी ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है इसको कहीं कहीं लेमिनार फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। अब लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्ब्यूलेंट फ्लो में डिफरेंस क्या है? अगर मैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करूं तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो एक तरीके से वेल मैनर्ड या वेल अरेंज्ड फ्लो है। मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, फ्लूइड के, है ना, या एटम्स जो हैं फ्लूइड के, वो एक अरेंज मैनर में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अरेंज मैनर में फ्लो करेंगे मतलब जिस पाथ पे अपने से पहले वाला पार्टिकल गया है उसी पाथ पे उसके पीछे आने वाला पार्टिकल जाएगा। मान लो कोई पार्टिकल आया, वो इस पाथ पे ऐसे मूव करके गया फ्लूइड का, ठीक है। तो इसके पीछे आने वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, इसी पाथ को फॉलो करेगा। अब अपन को पता है कि लेयर्स बनती हैं फ्लूइड के अंदर, तो ठीक है, लेयर्स लेमिन बोलते हैं, इसलिए लेमिनार फ्लो भी इसको बोल रहे हैं। तो दूसरी लेयर में दूसरा लिक्विड है, दूसरा अपना पार्टिकल है, तो दूसरी वाली लेयर में जो पार्टिकल चल रहे होंगे वो अपने से आगे वाले फ्लो को क्या करेंगे, अपने से आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करेंगे, है ना। तो हर एक लेयर के अंदर जो अपने पार्टिकल हैं वो अपने से आगे वाले पार्टिकल को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि एक तरीके की लाइन बन गई। मतलब सारे पार्टिकल, भाई जो पार्टिकल थे वो किस में चल रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं। इधर जो पार्टिकल है वो इस लाइन में चल रहे हैं, इधर जो पार्टिकल है वो इस लाइन में चल रहे हैं। तो ये जो लाइन बनी ना, इस लाइन को बोलते हैं अपन स्ट्रीम लाइन। और ये जो फ्लो हो गया ना, ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। तो ये जो मैंने दिखाई है ना डायग्राम में, ये क्या है, स्ट्रीम लाइन्स हैं। अब कंपलसरी नहीं है स्ट्रीम लाइन कैसी हो, सीधी ही हो। स्ट्रीम लाइन तो कर्व भी हो सकती है कर्व मुझे दिख रही है, भाई सीधी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है सीधे सीधे ऐसे चले जाए फ्लूइड अपना, है ना। तो सीधी भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती हैं, लेकिन ये कंपलसरी है कि भाई एक लाइन में चल रहे हैं जो पार्टिकल, तो वो क्या करेंगे, हमेशा ही अपने से आगे वाले पार्टिकल के हाथ को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी जो स्ट्रीम लाइन्स बन रही है ना, स्ट्रीम लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। स्ट्रीमलाइन फ्लो की ये स्पेशलिटी है कि भाई ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहता है तो वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही स्ट्रीमलाइन रहता है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, जब स्ट्रीमलाइन रहेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है ये एक स्टडी वेलोसिटी रहेगी, है ना। एक अरेंज मैनर में फ्लो करेगा तो उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी, एक स्टडी वेलोसिटी रहेगी। वो लिमिट से ज़्यादा निकल जाएगी फिर स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो हमेशा ही डिपेंड करता है किस पे, विस्कोसिटी पे। स्ट्रीमलाइन फ्लो किस पे डिपेंड करता है हमेशा, जो अपन फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं ना उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें क्या है कि अपन ये बोल रहे हैं कि भाई एक ही पाथ को फॉलो करेंगे। एक ही पाथ को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी एक जैसी होगी। वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है, पर पाथ क्या होगा वही फॉलो होगा, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस फ्लो को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे। इसका जस्ट अपोजिट जो है वो टर्ब्यूलेंट फ्लो है। टर्ब्यूलेंट फ्लो में क्या होता है कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो कोई अरेंज मैनर नहीं रहा, ठीक है। तो इर्रेगुलर मिक्सिंग होगी। जैसे अपन ने देखा है ना, कभी कभी फ्लड आती है, बाढ़ आती है ना, एक साथ अपन बहुत सारा वाटर पानी फैला दें फ्लोर पे, तो क्या होगा कि भाई जो इधर से आया इधर ऐसे चला गया, इधर से आया ऐसे चला गया, इधर से आया ऐसे चला गया, इधर से आया ऐसे चला गया वाटर, ठीक है। तो जो वाटर का जो फ्लो है ना वो कभी भी अरेंज नहीं रहता, ठीक है। तो कैसा रहेगा, इर्रेगुलर रहेगा, ठीक है, इर्रेगुलर रहेगा। अनअरेंज्ड मैनर में, इर्रेगुलर मैनर में अपना फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या होंगी, इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस होंगी वाटर के फ्लो के अंदर, है ना। वो अपन ने देखा है कभी कभी जब एकदम से बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ आती है, फ्लड आती है ना, तो रिवर्स के अंदर फ्लड का वाटर जब फ्लो करता है तो कैसे फ्लो करता है, कोई रेगुलरिटी नहीं होती,
दो तरीके का फ्लो देखा है ना अपन ने। कभी देखना जब रिवर एकदम पीसफुली शांति से बह रही हो, है ना, नॉर्मल डेज में, तो कैसे धीरे धीरे फ्लो करती है धीरे धीरे फ्लो। तो उसका जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, रेगुलर फ्लो होता है, नॉर्मल फ्लो होता है। तो वो कैसा हो गया, वो हो गया अपने स्ट्रीम लाइन। लेकिन जब बाढ़ आती तब क्या होता है, तब एक साथ कभी पानी इधर उछल रहा है, कभी इधर उछल रहा है ना, ऐसे आता है। तो इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं उसके अंदर, है ना, इधर उधर से मिक्सिंग होने लगती है वाटर की। तो वो जो फ्लो है, वो फ्लो क्या है अपना, वो टर्बुलेंट फ्लो है। तो इस तरह अपना जो फ्लूइड है उसका दो तरीके का फ्लो हो सकता है, एक तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो जो है ना, वो विस्कोसिटी पे डिपेंड ना करके डिपेंड करता है किस पे, डेंसिटी पे। इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि वोल्केनो से अपन ने देखा लावा निकलता है, फ्लो करता है वहाँ से, ठीक है, और उसका जो फ्लो है उसकी विस्कोसिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्या है, जब वो लार्ज अमाउंट में वहाँ से निकलता है तो वो इर्रेगुलर फ्लो होता है उसका। तो इर्रेगुलर फ्लो हो रहा है तो उसका फ्लो कैसा हो रहा है, टर्बुलेंट, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रहा है, विस्कोसिटी तो बहुत है भाई, ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। लेकिन वहाँ टर्बुलेंट फ्लो है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो टर्बुलेंट फ्लो डिपेंड करता है किस पे, डेंसिटी पे, ठीक है, और अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो डिपेंड करता है किस पे, विस्कोसिटी पे। अब एक साइंटिस्ट था रेनोल्ड ने बताया था कि भाई एक्चुअली में रेनोल्ड ने अपनी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक नंबर दिया था। उस नंबर के बेसिस पे उसने बताया था कि कोई फ्लूइड कब तो टर्बुलेंट फ्लो करेगा और कब अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसी रेनोल्ड का रेनोल्ड नंबर है, तो उसको अपन देखते हैं। देखें, देखो रेनोल्ड ने क्या बताया था। रेनोल्ड ने बताया कि कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है ना, तो उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी, अच्छा अपन ने क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बात नहीं की, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। मैं भी कह रहा था कि भाई एक स्पेसिफिक वेलोसिटी, स्टडी वेलोसिटी से फ्लो करता है वाटर, लिक्विड, जब भी उसका फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो टर्बुलेंट हो जाएगा। भाई किसका फ़र्क है, वेलोसिटी का तो फ़र्क है ना, है ना। उसी रिवर के अंदर जब वाटर स्लो फ्लो कर रहा है तो स्ट्रीमलाइन है, जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, फ्लड का वाटर आ गया तो क्या हो गई, क्या हो गया, फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो गया। तो फ़र्क किसका रहा, वेलोसिटी का। तो वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पे किसी भी फ्लूइड का स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, उस वेलोसिटी को अपन बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी बोल रहा हूँ मैं ना, नोट कर लेना डेफिनेशन। क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी से नोट करते हैं, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एट विच स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट्स टू टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है भाई। अब रेनोल्ड ने क्या कहा, रेनोल्ड्स ने कहा कि भाई ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ना, ये क्रिटिकल वेलोसिटी 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो ये डिपेंड करती है किस पे, अकॉर्डिंग टू रेनोल्ड, critical velocity depends on किस किस पे करती है। एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसके अलावा
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है inversely proportional to the density of fluid, ठीक है। और डिपेंड करती है किस पर, ये जिस पाइप से फ्लो हो रहा है अपना फ्लूइड उसके डायमीटर पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है। तो ये बताया रेनॉल्ड ने कि भाई 3 चीज़ों पे ये अपना फ्लो जो है वो डिपेंड करेगा। नीटा पे डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। रो से अपन फ्लूइड की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अपना ये डायमीटर डी से, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दैट मीन्स वी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो एंड डी। तो यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वी सी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, और ये नीटा, और क्या हो जाएगा रो डी। अब ये जो आर है ना, यही क्या है, यही रेनॉल्ड्स नंबर है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा रो वी सी डी, और अपॉन में क्या हो गया नीटा, ठीक है भाई। तो ये जो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला मेरे पास आया, रो क्या है, डेंसिटी है, वी सी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, डी डायमीटर है, नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। तो ये जो आर है ये एक फिक्स नंबर है, रेनॉल्ड के अकॉर्डिंग ये आर क्या है, एक फिक्स नंबर है। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस उसने किए थे, है ना। तो उसने बोला कि अगर इस आर की वैल्यू जो है ना लेस देन 2000 हो, ठीक है, तो जो फ्लो है वो हमेशा क्या रहेगा, वो स्ट्रीमलाइन रहेगा। लेकिन अगर इस आर की वैल्यू हो जाए कितनी, ग्रेटर देन 3000, ठीक है, 2000 तो कैसी रहेगी, स्ट्रीमलाइन रहेगी, ठीक है। और ग्रेटर देन 3000 के लिए क्या रहेगी, टर्बुलेंट रहेगी। अब 2000 to 3000 अनस्टेबल होता है, ठीक है, डिसाइड नहीं कर सकते अपन, ठीक। तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है, इसी रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे अपन ये डिसाइड करते हैं ये अपना जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो होगा या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। तो 2000 से नीचे स्ट्रीमलाइन हो गया, ग्रेटर देन 3000 टर्बुलेंट हो गया, और 2000 to 3000 क्या हो गया, अनस्टेबल फ्लो होगा, वो मिक्स होगा, वो पता नहीं कर सकते अपन कैसा होगा, ठीक है भाई। तो दिस इज रेनॉल्ड्स नंबर, जिससे अपन फ्लो का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब फ्लूइड के बहुत सारे अपन ने फिजिकल एप्लीकेशंस देखी हैं, है ना। डिफरेंट चीज़ें अपन ने फ्लूइड के साथ होती हुई देखी हैं नेचर के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल फिनोमेनाज जो अपन ने देखी हैं, उनको डिस्क्राइब करने वाली एक इक्वेशन है, विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या कहती है, देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअली में ये कहती है कि भाई रेट ऑफ फ्लो हमेशा सेम रहती है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड हो। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, लेट मेरे पास है ये मेरे पास एक और कोई पाइप है, ठीक है, जिसका एक्स पोर्शन हो गया और ये वाई हो गया। यहाँ से क्या करता है, इसके अंदर ये फ्लूइड एंटर करता है, ठीक है। यहाँ से ये फ्लूइड एंटर करता है, इधर से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब ये एंटर कर रहा है इधर से, तो लेट इसकी वेलोसिटी v1 है, और जब इधर से बाहर निकल रहा है तो इसकी वेलोसिटी है v2, ठीक है। इस पोर्शन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a1 है, और इस पोर्शन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लेट अपना है a2, ठीक है भाई। लेट इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है,
है ना, वो फ्लूइड है कैसा, एक तो है वो नॉन विस्कस और एक है वो इनकम्प्रेसिबल। अच्छा, एक्चुअली में क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है विच इज आइडियल लिक्विड, है ना। आइडियल लिक्विड का एक कॉन्सेप्ट है। आइडियल लिक्विड अपन उस लिक्विड को बोलते हैं, आइडियल लिक्विड का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक्चुअल में तो नहीं होता, ठीक है, आइडियल तो कोई चीज़ होती नहीं दुनिया में। तो आइडियल लिक्विड वो है एक तो नॉन विस्कस हो, ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल है मतलब उसका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो हमेशा क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। कोई फ्रिक्शन उसकी लेयर्स के बीच में नहीं लगेगा, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। और किसी भी पॉइंट के अराउंड उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा क्या होता है, वो जीरो होता है। एनी पॉइंट जीरो, और साथ में क्या है उसकी जो वेलोसिटी है ना वो हर एक पॉइंट पे कैसी होगी, वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ऐसा जो फ्लूइड होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, ऐसा जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं, आइडियल लिक्विड बोलते हैं। तो यहाँ जो इस एग्जांपल में अपन ले रहे हैं ना, इस पाइप के अंदर फ्लो करवा रहे हैं, तो एक्चुअली में क्या है, एक आइडियल लिक्विड के लिए अपन इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आइडियल मैंने बोल दिया पारी, नॉन विस्कस है, नॉन इनकम्प्रेसिबल है। तो जो अपन ने लिक्विड लिया ये कैसा है, यहाँ पे आइडियल लिक्विड है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, ठीक है। अब इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो देखो ये इधर से एक्स एंड से एंटर कर रहा है अपना लिक्विड, और वाई जो एंड है उससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लिक्विड की बात करूं, एंटरिंग जो है, लिक्विड एंटरिंग इन पाइप, ठीक है, कितना होगा भाई, मुझे अमाउंट फाइंड करना है उसका, ठीक है। अमाउंट मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, ऐसे मान लो। वॉल्यूम क्या होता है भाई, एरिया इनटू लेंथ, ऑब्वियस सी बात है। एरिया क्या है इसका, A1, ठीक है। क्वांटिटी फाइंड कर रहा हूँ ना मैं, Q1 क्या हो जाएगा, A1, ठीक है। और लेट ये किसी टाइम में, अब इसकी क्या है, मुझे कोई लेंथ तो दे नहीं रखी, मुझे तो क्या गिवन है, वेलोसिटी। अब अपन को पता है कि भाई वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख सकता हूँ उसको, इसका मतलब टी टाइम के अंदर जो यहाँ से लिक्विड एंटर करेगा उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल टू A1 V1 और टी टाइम के अंदर। अच्छा, टी टाइम के अंदर वहाँ से लिक्विड बाहर भी निकलेगा उधर से, ठीक है। तो लिक्विड एग्जिटिंग द पाइप, है ना, वॉल्यूम ही फाइंड कर रहा हूँ इधर भी, Q2 क्या हो जाएगा भाई, A2, और वही V2 इंटू टी, वेलोसिटी इधर कितनी है, V2 है, ठीक है। अब अपना जो लिक्विड है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है ना, इनकम्प्रेसिबल है। इसके अलावा देखो बीच में कोई और सोर्स भी अपन ने नहीं लगा रखा, यहाँ से यहाँ तक ना कोई सिंक है यहाँ से वाटर निकल सके। इसका मतलब जितना वॉल्यूम एक साइड से एंटर करेगा, है ना, उतना ही, जितना मतलब अपना लिक्विड एक साइड से एंटर करेगा उतना ही लिक्विड दूसरी साइड से निकलेगा, ठीक है। होना चाहिए ना भाई ऐसे ही, बीच में तो कहीं रहा नहीं, कोई सोर्स नहीं है, कोई सिंक नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना अमाउंट एंटर करेगा उतना अमाउंट दूसरी साइड से निकल जाना चाहिए, तो निकल जाना चाहिए। इसका मतलब देयर इज नो सोर्स और सिंक। सोर्स और सिंक जानते ना क्या होता है, वही सिंपल जो मीनिंग है वही होता है। सोर्स किसी भी जहाँ से अपन लेते हैं कोई भी सबस्टेंस, और सिंक जहाँ पे चला जाता है, ठीक है, घर में होता है ना सिंक, इन द पाथ। इसका मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग
इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड एग्जिटिंग। ठीक है ना, यही होगा। तो एंटर करेगा कितना, मेरे को तो उसकी क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए ना, क्वांटिटी चाहिए, मतलब उसका मास चाहिए। क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंटर कितना कर रहा है भाई, वॉल्यूम तो ये रहा है ना, A1 V1T और डेंसिटी कितनी है रो। एग्जिट कितना कर रहा है, A2 V2T और डेंसिटी कितनी है रो। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, A1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 V2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो रेट ऑफ फ्लो है A1 V1 इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो, ये हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसी इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है कि देखो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, मतलब A इंटू V हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। इसका मतलब जहाँ एरिया ग्रेटर होगा वहाँ वेलोसिटी स्मॉलर होगी, और जहाँ एरिया स्मॉलर होगा वहाँ वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी। यही बता रहा है कि इक्वेशन अपन को, है ना भाई, ये इक्वेशन अपन को यही तो बता रही है कि जहाँ पे एरिया ग्रेटर होगा वहाँ वेलोसिटी कैसी होगी, स्मॉलर, और जहाँ वेलोसिटी स्मॉलर सॉरी ग्रेटर होगी वहाँ पे एरिया कैसा होगा, स्मॉलर। पढ़ के इसको कुछ ध्यान में आया क्या, कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा अपन ने फिजिकल लाइफ के अंदर देखा हो, देखा है कभी, कभी ऐसे पानी का हाथ पाइप हाथ में अपन ने ले रखा है ना, उसमें से वो पानी निकल रहा है, फ्लो कर रहा है वाटर, है ना, और एकदम अपन ने उस पाइप को क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, दबा दिया, है ना, क्या होता था उससे, वाटर की वेलोसिटी एकदम से बढ़ती थी। देखा है क्या अपन ने ऐसा, है ना, क्यों होता है ऐसा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहती है A इंटू V हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। एरिया ग्रेटर है जब उसका, तो वेलोसिटी स्मॉलर है। जैसे आपने उसको प्रेस किया पाइप को, तो क्या हुआ, एरिया स्मॉलर, वेलोसिटी क्या हो गई, ग्रेटर। क्यों भाई, जितना अमाउंट अंदर एंटर कर रहा है उधर से उतना ही इधर से निकलना चाहिए वाटर का, है ना भाई, जितना उधर से एंटर कर रहा है तो इधर उतना इधर से निकलना चाहिए। आपने एरिया कम कर दिया तो ज़्यादा वाटर को निकलना पड़ेगा लेस एरिया में से, तो वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो वो जो हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी की वजह से ही हो रहा था। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो ऐसे जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब किसकी वजह से हैं, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी की वजह से हैं। एरिया अगर रिड्यूस करेंगे अपन तो हमेशा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, अब ये जो अपना लिक्विड फ्लो करता है इस पर डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हो सकती हैं। 3 टाइप की एनर्जी बताई गई हैं कि भाई इसके अंदर होती हैं। एक तो होती है प्रेशर एनर्जी, एक होती है अपनी काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक पोटेंशियल के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं ना, प्रेशर एनर्जी के बारे में पहली बार बोल रहा हूँ कि प्रेशर एनर्जी जो यहाँ प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जीज ऑफ लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड। एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। टोटल 3 एनर्जीज हो सकती हैं फ्लोइंग लिक्विड की। फर्स्ट हो सकती है प्रेशर एनर्जी, ठीक है। सेकेंड हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और थर्ड हो सकती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। प्रेशर एनर्जी कैसे लगेगी भाई, एनर्जी तो वर्क डन से आती है, ठीक है। तो प्रेशर ने क्या वर्क किया भाई, अगर मान लो कोई अपने पास पाइप के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, है ना, या किसी पाइप किसी भी चीज़ के अंदर अपन कोई लिक्विड ले लें, ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, ठीक है। ऐसे ले लिया अपन ने, यहाँ फ्लो कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, ठीक है। अपन ने क्या किया, एक पिस्टन लगाया, ठीक है, पिस्टन लगा दिया। और पिस्टन से अपन क्या कर रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एफ फोर्स लगा के अपन इसको क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस तक अपन इसको
डिस्प्लेस कर दें, ठीक है, एक्स डिस्टेंस अगर आप इसको डिस्प्लेस कर दें और इसका जो प्रेशर है अपने लिक्विड का वो मान लो P है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा अपन को? W, वर्क डन टू डिस्प्लेस लिक्विड बाय x, ठीक है, फोर्स कितना लगाया F, ठीक, तो कितना वर्क करना पड़ेगा भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एक्स, इतना वर्क करना पड़ेगा ना। फोर्स F लगाया तो कितना हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया इंटू क्या हो जाएगा? x, और a इंटू एक्स क्या होता है? वॉल्यूम। दैट मीन्स वर्क डन विल बी व्हाट? P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये जो वर्क डन होता है ना वही कन्वर्ट होता है किसमें? प्रेशर एनर्जी में, ठीक है। तो दिस प्रेशर एनर्जी कितनी हो गई? प्रेशर एनर्जी हो गई P इंटू V, ठीक है भाई, ये टोटल हो गई। अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम की निकालूं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी? पर यूनिट वॉल्यूम विल बी PV अपॉन V, क्या हो जाएगी? P, मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? प्रेशर P के इक्वल होती है, ठीक है भाई। अब दूसरी जो एनर्जी हो सकती है वो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। वो काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है कि फ्लो करेगा फ्लूइड लिक्विड अपना, तो v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, m उसका मास है, तो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड हाफ mv², वेयर m इज द मास, v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम की निकालूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा? हाफ mv², तो वेलोसिटी है स्मॉल v कर देता हूँ उसका ना, वॉल्यूम कैपिटल V, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी होती है। दैट मीन्स दिस विल बी हाफ रो v² विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसी थर्ड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन को बताया कि मान लो फ्लो तो कर रहा है अपना लिक्विड, लेकिन कहाँ फ्लो कर रहा है? h हाइट पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अर्थ का जो सरफेस है जो अपना लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है? अर्थ से h हाइट पे, किसी भी हाइट पे है, तो अपन को पता पोटेंशियल एनर्जी लगती है इफ लिक्विड फ्लोइंग एट h हाइट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जानते हैं अपन क्या होती है? mgh होती है। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी? mgh, और अपॉन वॉल्यूम तो वही रो gh हो जाएगी। तो ये तीन टाइप की जो एनर्जीज है ना वो हो सकती हैं किसी भी लिक्विड के अंदर। प्रेशर एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ रो v² एंड द पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ द रो g एंड h, ठीक है। अब इन एनर्जीज के बारे में बताया था बर्नौली, साइंटिस्ट था एक, उसने एक बर्नौली थ्योरम दी थी। बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि ये जो टोटल एनर्जी है ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो उस बर्नौली थ्योरम को अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।